नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो बीजेपी भले इस देश में 7 सालों से राज कर रही है, लेकिन अब तक उसने अपनी स्थिति ऐसी नहीं बनाई है कि किसी भी काम को बिना विवादों के शुरू कर सके या खत्म कर सके। दरअसल बीजेपी की सारी चालें चुनाव केंद्रित होती हैं, जैसा आप जानते हैं, और आम जनता की भलाई का चाहे जितना दावा पार्टी कर ले, असल में उसका मकसद पार्टी को यानी कि बीजेपी खुद को चुनाव में वोट दिलवाने का उसको होता है। इसीलिए बीजेपी के किसी भी काम पर सबसे पहले नीयत पर सवाल उठता है, और अब तो इसमें खेमेबाजी भी दिख रही है। आप जानते ही हैं दोस्तों कि आज बिरसा मुंडा जयंती पर बीजेपी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया, और इस मौके पर भोपाल में एक बड़ा आयोजन हुआ। बीजेपी तो इसे जनजातियों यानी कि आदिवासियों के सम्मान को लेकर किया गया सम्मेलन बता रही है, मगर इसके पीछे आदिवासियों का वोट बैंक है, ये सबको पता है। पीएम मोदी इस खास मौके पर आज भोपाल पहुंचे, और इसके साथ ही उन्होंने पीपीपी मॉडल पर बने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी किया। ऐसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का ये जीर्णोद्धार कह सकते हैं, और जैसा कि बीजेपी का ट्रेडमार्क रहा है कि नाम बदल डालो, तो उन्होंने नाम बदल डाला और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब नया कर दिया गया है। इसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यानी रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। रानी कमलापति गोंड रानी थी, और अब बीजेपी उनके नाम से आदिवासियों को लुभाने का काम करेगी। बीजेपी ने जनजातियों को साथ लाने का दांव तो चल दिया, लेकिन इसमें उसकी खेमेबाजी यानी बीजेपी में हो रही दो फाड़ साफ साफ नजर आई। क्यों बट गए हैं बीजेपी के नेता, और क्या है नामकरण का विवाद, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और साथ साथ जब इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे उससे पहले एक सलमान खुर्शीद की एक पोस्ट फेसबुक पर आई, जिसे उन्होंने ट्विटर पर भी उन्होंने शेयर किया है। उस पोस्ट को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि सलमान खुर्शीद का जो नैनीताल वाला घर है, वहां कुछ लोगों ने, उपद्रवी तत्वों ने आग लगा दी है उसमें, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब के कारण ये जो तत्व है ये नाराज है। और इस पर चर्चा तो हो ही रही है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के देश में पिछले दिनों लगातार चर्चा है, और उस चर्चा में क्या कुछ चल रहा है और क्यों ऐसी नौबत आ गई कि सलमान खुर्शीद के घर को आग के हवाले कर दिया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो क्या बीजेपी में दो फाड़ है, हो गई है, ये समझने की कोशिश, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस तमाम चीजों का, खासकर जनजातियों यानी आदिवासियों को लेकर के जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भर रहे थे भोपाल से, उसका असर क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आने वाले समय में जो अगले साल गुजरात में चुनाव है उस पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। आइए चारों मेहमानों से आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, सीधे ग्वालियर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुष्परंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप जानते हैं। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। और साथ में आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा आप जान रहे हैं, नाम से ही कार्यक्रम में हम जो लिख रहे हैं कि बीजेपी में दो फाड़, ये दो फाड़ क्यों, इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, यही समझने की यहां कोशिश करेंगे। और खासकर जो रानी कमलापति के नाम से जिस रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है, जिस नया नामकरण किया गया है, खासकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का, वहां पर से ही ये खबर फ्लोट हुई है। फ्लोट न कहें तो ये खबर बनती है। क्यों बनती है, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एक तबका था जो चाहता था कि इस रेलवे स्टेशन का, भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, एक भोपाल स्टेशन है, और बहुत अच्छी तरह से बताएंगे हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी। भोपाल को बहुत नजदीक से जानते हैं, पूरा करियर उन्होंने मध्य प्रदेश में गुजारा है, तो और भी अच्छी तरह से वहां की स्थिति परिस्थिति और आज जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर डालेंगे हम। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बनाम गोंड रानी कमलापति जो हैं, वो क्यों आ गई, और इस बीच हम ये क्यों और कैसे कह सकते हैं कि क्या एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान बनाम
नरेंद्र मोदी यहां दिखाई दे रहा है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे और इस सब का असर आने वाले चुनाव पर क्या पड़ेगा यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है उसका एक अंश देखते हैं, एक हिस्सा देखते हैं और उसके बाद सीधे आऊंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी, समझने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और उसका असर देश के अलग अलग इलाकों में कैसे पड़ने वाला है यह समझेंगे। और साथ में क्या बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। साथियों, आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। साथियों, भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। तो राम से शुरू और राम पर खत्म, ये तो होना ही है। जब बीजेपी सामने रहेगी और उसमें भी चुनाव हो तो कुछ भी हो जाए, घूम फिर करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो आएंगे ही। खैर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग सुन रहे थे, दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन का नामकरण करने के लिए प्रधानमंत्री जी आपका आभार है। मोदी विजन आज पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। पहले रेलवे स्टेशनों पर गंदगी होती थी, अब चकाचक है। शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी का धन्यवाद तो कर दिया, लेकिन वो खुद चाहते थे कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान कई मंचों से इसका ऐलान कर चुके थे और इसके पहले राज्यसभा सांसद रहते हुए प्रभात झा ने सबसे पहले 24 सितंबर 2018 में रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रेलवे की उच्च स्तरीय बैठक में रखा था। तब बैठक में भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक संजर, फिर सागर के सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, होशंगाबाद सांसद उदय प्रताप सिंह, बैतूल हरदा से सांसद ज्योति धुर्वे और राजगढ़ सांसद रोडमल नागर जो हैं, ये सब मौजूद थे। इन सब ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टेशन का नाम रखने का प्रस्ताव इस प्रस्ताव पर सहमति दी थी। और अब भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी वाजपेयी जी के नाम पर स्टेशन के नामकरण का सुझाव दिया था, मगर दिल्ली दरबार में इनकी सुनवाई नहीं हुई। यहां दो सवाल उठते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। पहला ये कि क्या मोदी जी अब वाजपेयी युग को पीछे छोड़ चुके हैं? आडवाणी जी को तो पहले ही किनारे लगा दिया था, अब क्या अटल जी का नाम भी बीजेपी के लिए उपयोगी नहीं रहा? और दूसरा सवाल, क्या बीजेपी दो फाड़ की ओर बढ़ रही है? एक वो गुट जो अटल युग में प्रभावशाली था और दूसरा वो गुट
जो मोदी काल में शक्तिशाली हो गया है। क्या बीजेपी किसी बड़े बदलाव की ओर है? देखिए राजीव जी, पहले आपके आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दूं कि एक तो दो फाड़ की ओर बढ़ रही है, ये अभी मोदी शाह युग में संभव नहीं है और बहुत आसान नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी युग की पार्टी नहीं बची है। अब ये एक तरह से एक तंत्रात्मक दल हो गया है, इसलिए दो फाड़ की तरफ बढ़ते हुए कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर सचमुच में भारतीय जनता पार्टी में थोड़े से भी जमीर वाले लोग बचे होते तो निश्चित तौर पर देश की बदहाली के बारे में कोई ना कोई कभी कैबिनेट में तो बोलता। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से नोटबंदी से लेकर तमाम फैसले करते रहे हैं, कोई नहीं सवाल पूछता उनसे। तो इसलिए हमें अभी इस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए कि दो फाड़ की ओर जाएगा। एक बात, मैं उल्टे क्रम में आपके प्रश्नों को ले रहा हूं। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी सचमुच भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रासंगिक नहीं बचे हैं। उसका एक कारण यह भी है कि न तो अटल जी के परिवार का कोई ऐसा नेता बचा है। छत्तीसगढ़ में करुणा शुक्ला थी, वे कांग्रेस में जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश में उनके सगे भांजे अनूप मिश्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छुए उन्होंने। कम से कम 20 साल छोटे होंगे अनूप मिश्रा से ज्योतिरादित्य सिंधिया। वे अपने लिए कहीं हाशिए पर से आगे बढ़कर चाह रहे हैं मुख्य पृष्ठ पर जगह मिल जाए। तो एक तो अटल जी का अब नाम लेवा कोई बचा नहीं है कि उनकी धारा या उनके नाम पर अब कोई वोटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, इसके लिए उनके नाम पर किसी रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया जाए या किसी और योजना का नाम कर दिया जाए, यह संभव अब नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया, उनका ट्वीट में हमारी नजर से कल परसों गुजरा था, आपने भी देखा होगा। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था अटल जी के नाम पर हो, पर यह 2-3 साल पहले की बात है। अब देखा जाए 2019 के बाद से चक्रवर्ती सम्राट की छवि बना चुके हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए अब अपनी पुरानी मांगों पर धूल डालने का काम वे सब नेता कर रहे होंगे जिन लोगों ने अटल जी के नाम की मांग की थी। एक नाम जयभान सिंह पवैया का छूट गया है, अगर जहां तक मुझे स्मरण है पवैया ने भी यह मांग की थी। अब आते हैं कि इस नामकरण अटल जी के बजाय ये रानी कमलापति का नाम क्यों किया गया। हम जानते हैं कि वे गौंड राजा रानी थी और जो भोपाल तक का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र गोंडवाना राज्य का हिस्सा रहा है। तमाम तरह की किस्से कहानियां उसमें आए हैं कि भोपाल के नवाब के भाई के पोते थे हबीबुल्ला, जिन्होंने ये जमीन दी थी। देखा जाए तो उनका कोई इसके अलावा बहुत ज्यादा योगदान नहीं था कि उनकी जमीन पर यह स्टेशन बना है। तो अब अटल जी के नाम से वोटों का ध्रुवीकरण हो, इससे ज्यादा संभावना एक आदिवासी गोंड रानी के नाम पर स्टेशन के नामकरण से होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखता है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, इस सब के पीछे जो मोटी लाइन है वो है हमारे बहुसंख्यक भारतीय समाज में, हिंदू समाज के भीतर तक बैठे हुए इस्लामोफोबिया का डर। अब हमारा समाज और देश उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे भूखे रहना मंजूर है, बदहाली मंजूर है, ऑक्सीजन के बिना मर जाना मंजूर है, गंगा में अपने परिजनों की लाशें तैरते देखना मंजूर है, लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम नाम को हटाकर हिंदू नाम के नाम का रेलवे स्टेशन बन जाए, उससे उसे लगता है कि हमारा हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में एक सीढ़ी और हम ऊपर चढ़ गए हैं। तो ये इस्लामोफोबिया के नाम पर जो कीमत समाज अदा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी और संघ इस बारीक कमजोरी को समझ चुके हैं और इसके पीछे पूरी कवायद यही है, आदिवासी वोटों को हारने की कोशिश और एक उर्दू इस्लामिक नाम वाले व्यक्ति का नाम हटाकर हिंदी नाम वाले व्यक्ति के नाम पर स्टेशन का नामकरण। वो तथाकथित बहुसंख्यक समाज के हिंदू सेंटीमेंट को संतुष्ट करने की एक कोशिश है। उसे मंजूर है कि उसका बेटा बेरोजगार घूमता रहे, उसके माता पिता कोरोना के दूसरी लहर में मर जाए बिना ऑक्सीजन के, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए अब्दुल का टाइट होना चाहिए स्क्रू। तो ये उसी भावना के अंतर्गत नाम बदला गया है। राजीव जी, दो बातें प्रेम कुमार जी, दो बातें यहां आ रही हैं जैसे राकेश पाठक जी कह रहे हैं। पहली बात इस्लामोफोबिया, और ये सबसे पहले सबसे ज्यादा दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में।
सब जगह आप देखिए, कल आजमगढ़ में थे और आजमगढ़ का नाम भी बदलने की बात कह दी है योगी आदित्यनाथ ने। आर्यमगढ़ हो जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है। और उसके अलावा हमने देखा इलाहाबाद से लेकर के तमाम कई जगहों के नाम बदल दिए गए और उसका एक असर जो रिफ्लेक्शन कहें या चुनाव के समय आदिवासियों को साधने की कोशिश, हालांकि उत्तर प्रदेश में 1% से भी कम आदिवासी हैं, लेकिन जिस मध्य प्रदेश में आदिवासियों की गौरव में जो सम्मेलन किया गया, इस सम्मेलन में से जो मैसेज, जो पैगाम भेजने की कोशिश हुई है वो तो साफ दिखाई दे रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश जो आने वाले समय में, मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जो गुजरात में चुनाव होगा अगले साल, उस चुनाव में, और जहां गुजरात में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और उसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, ये सारे ऐसे राज्य हैं जो आदिवासी बहुल राज्य हैं। और यहां पर जो एक पैगाम देना, पहुंचाना, क्योंकि ये एक बड़ा तबका है प्रेम कुमार जी जो इनसे छिटका हुआ है, बिदका हुआ है। और 2018 के चुनाव में असर साफ दिखाई दे दिया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इनकी हाथों से बाहर निकल गया था। बाद में मध्य प्रदेश को इन प्रकार पकड़ के लाया गया और अपनी झोली में डाले। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज विराजमान थे। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया की बात करें तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके ये एक मैसेज देने की कोशिश कि हम जो मॉड्यूल उत्तर प्रदेश से लेकर के आए हैं उस मॉड्यूल को पूरे देश में लागू करेंगे। और वहां से आपने देखा कि आखिरी में एक सेंटेंस कहना कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में जनजातियों का, आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, जरा समझना चाहूंगा आपसे। और वहां से, मतलब मध्य प्रदेश से इस पैगाम को अगर कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए उत्तर प्रदेश तक, तो क्या कुछ पाते हैं? क्या बीजेपी को जो वोट बैंक का जो बिजनेस कहें, उस बिजनेस में कितना फायदा है? क्योंकि यहां बीजेपी और खासकर मोदी, शाह, ये लोग तो भाई व्यापारी लोग हैं। गुजरात के लोग ऐसे भी व्यापार पर ज्यादा फोकस रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो इनका ध्यान तो पूरा अपने इलेक्टोरल बिजनेस पे जाता है ना, तो वो उस बिजनेस में यहां कितना फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? राजीव जी, आपके प्रश्न पर आते हुए मैं एक पत्रकार धर्म का पालन करते हुए अभी अपने सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं, एक दूसरा टीवी चैनल चल रहा है और उसमें शोएब जमई कपिल मिश्रा को जूते दिखा रहे। हाँ, यह खबर भी है आपके चैनल के लिए, दर्शकों के लिए, कि शोएब जमई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है कपिल मिश्रा को जूते दिखा रहे। अब उसमें क्या संवाद हो रहा है वो मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ डिबेट में हूं, लेकिन इस खबर के साथ मैं बात को शुरू करता हूं, आपके प्रश्न पर लौटता हूं। इस्लामोफोबिया एक नेचुरल स्थिति नहीं है। इस्लामोफोबिया आर्टिफिशियल एक सिचुएशन पैदा की जा रही है कि इस्लाम तक का खतरा है हिंदुओं को। तो ये खतरा किनको जरूरत है, कौन किनके लिए फायदेमंद है? क्यों लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से लोग हमें मान ले कि हम 80% का प्रतिनिधित्व करें। और मणिशंकर अय्यर जी जैसे लोग जो बोल देते हैं कि 80% आबादी को खुश, हिंदुओं को खुश रखने के लिए बीजेपी ऐसा वैसा कर रही है। अरे 80% आबादी को अगर बीजेपी खुश कर भी लेती तब तो मैं मान लेता कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये तो हिंदू और हिंदुत्व के झगड़े में जो हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा है, 80% लोगों का जो नुकसान हो रहा है, ये उस कथित इस्लामोफोबिया से खतरनाक स्थिति है कि हिंदुत्व के नाम पर पूरे हिंदू धर्म का सत्यानाश किया जा रहा है। ये हिंदू धर्म को डिफाइन करने की एक अलग किस्म से कोशिश हो रही। मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, मैं उसी रेलवे स्टेशन के नाम के जिक्र से ही इसको जोड़ रहा हूं। ये सारी चीजें क्यों हो रही है कि ताकि एक हिंदुत्व का जो इनकी सोच है, जिसमें कट्टरवाद है, और जिसको सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब इस्लामिक इस कंट्री में जब कट्टर इस्लाम के लोग बोको हरम का विरोध नहीं कर पाते या फिर आईसिस का विरोध नहीं कर पाते तो वो वहां मजबूत होता है। वैसे ही जब हम अपने हिंदुस्तान में ऐसे कट्टरपंथी लोगों का विरोध नहीं कर पाएंगे तो यहां ऐसी चीजें मजबूत होंगी। अब इसी को तो ये इस रूप में कहा गया कि ये हिंदुओं से तुलना हो गई। अरे हिंदुओं से कैसे तुलना हो गई? मैं तो रोज कहता हूं कि मैं
गांधी जी के अहिंसा को मानता हूं, शांति को मानता हूं, सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या महात्मा गांधी से अपनी तुलना करने लगा? कतई नहीं। क्या मेरी महात्मा गांधी से तुलना हो गई? नहीं। हम कोई भी उदाहरण रखते हैं तो कुछ सीखने और सिखाने के लिए रखते हैं। अगर बोको हराम और आईसिस का उदाहरण रखा जा रहा है तो वो आदर्श रूप में नहीं रखा जा रहा, घृणा के रूप में रखा जा रहा है। लेकिन उस बयान को जिस तरीके से यहां पेश किया गया कि पूरी विपक्ष की महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के खिलाफ, अरे कैसे हिंदुओं के खिलाफ? यही है कि हिंदुओं के खिलाफ अपने सारे विपक्ष को खड़ा कर देना, इस्लामोफोबिया का एक सेंटर खड़ा कर देना और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जिससे कि सियासत जो है कट्टरवादी हिंदुत्व के लपेटे में आए और हिंदू के धर्म के लोग जो भले ही हिंदू धर्म उसकी आस्था, उसके संस्कृति चकनाचूर होते रहे, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से इस रेलवे स्टेशन वाली बात पर लौटता हूं। देखिए, रानी कमला के नाम को हम आज श्रीमती निजाम शाह भी तो कह सकते हैं। क्यों नहीं भोपाल की राजधानी का नाम श्रीमती निजाम शाह समझ लिया जाए? तो हम इस नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हम आदिवासियों की बात को, उनकी योगदान को देश को बताते समय हमने अधूरा सत्य दिखलाया। तो नरेंद्र मोदी जी भी पूरा सत्य दिखलाते ना, दिखलाते कि वो निजाम शाह जिनकी वो पत्नी थी, वो उन पर गलत नियत रखने वाला उसका भाई, उसका बल्कि उसके भतीजा, जिसको कि लड़ने के लिए, जिसको मारने के लिए इन्होंने जिस मोहम्मद खान से दोस्ती की, उस मोहम्मद खान ने भी इन पर बुरी नियत रखी और आखिरकार इनको जल समाधि लेनी पड़ी। ये सब भी तो इतिहास है। और ये जो भोपाल का जो इलाका इन्होंने मोहम्मद खान को दिया था, ये रानी कमला जी ने ही दिया था, उस समय गोंडवाना की रानी होने के नाते दिया था। तो ये सब भी तो इतिहास का पहलू है। अगर सारे पहलुओं को जब रखेंगे तो बहुत सारे सवाल खड़ा होते हैं। हम जोधाबाई जी को क्यों नहीं उनके नाम पर कोई रेलवे स्टेशन रखना चाहते? जोधाबाई जी से ज्यादा कोई हिंदू धर्म के लिए लड़ा क्या? अकबर के राजभवन में बैठ करके मंदिर का पालन करना, मूर्ति पूजा करना, ये क्या हिंदू धर्म से लड़ने का कोई दूसरा उदाहरण है जोधाबाई से? लेकिन ये पुरुषवादी समाज जोधाबाई को नहीं सम्मानित करेगा। ये सारे सवाल भी पैदा होते हैं जिस पर बात की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को इन पहलुओं पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन वो इन पहलुओं पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको हिंदू और मुसलमान वाला स्पेक्ट्रम जो है वही पसंद आता है। हर क्षेत्र में हर दिन लगभग इसी विषय पर हम प्रकारांतर से बात कर रहे होते हैं। कभी सलमान खुर्शीद, कभी मणिशंकर अय्यर, कभी दूसरे तमाम चीजों की बात, तमाम नेताओं की बातों को और इस रूप में बताया जाता है कि ये लोग हिंदुओं के दुश्मन हैं। तो हिंदुओं के दुश्मन बताने के पीछे उनका मकसद पूरे हिंदू समुदाय का समर्थन लेना, उनका भावनात्मक समर्थन हासिल करना होता है। ये उनकी जरूरत है, अपनी जरूरत के लिए इन चीजों को पैदा, नहीं तो कोई मणिशंकर अय्यर इस देश के भाग्य विधाता थोड़े हैं कि उन्होंने कुछ कह दिया तो उस पर हम चर्चा करने लगे। वो प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री है कि क्या है कि हम उनके बयान पर पूरे देश में जंग कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष कर रहे हैं? ये आवश्यकता है आज के सत्ताधारी मुल्क की, उसके सत्ताधारी पार्टी की और उनके सियासत की आवश्यकता है, जिसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब के प्रश्न पर हम फिर से बार बार लौटने की कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि ये मामला ही इमोशनल हो जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आपने बताया 2 भागों में बट गई। निश्चित रूप से, हालांकि हमारे पत्रकार साथी इससे सहमत नहीं है, राकेश जी, की पार्टी बटी हुई नहीं है। मैं बस थोड़ी सी बात बोलता हूं। बटा हुआ तो हिंदुस्तान भी नहीं है, लेकिन क्या हिंदुस्तान बटा हुआ नहीं है? मैं फिर से दोहराता हूं, बटा हुआ तो हिंदुस्तान भी नहीं है, लेकिन क्या हिंदुस्तान बटा हुआ नहीं है? इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी भी बटी हुई। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी वो आवाज नहीं उठ पा रही है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो एक दलीय, एक शासन व्यवस्था पर जी राकेश जी, शायद मैं आपकी बात को और स्पष्ट कर रहा हूं जी। तो उस हिसाब से
भारतीय जनता पार्टी के भीतर आवाज उठाने की क्षमता खत्म हो गई। कुछ लोगों का वर्चस्व हो गया है। कोई जमीर वाला होता तो बोल चुका होता अब तक मोदी के खिलाफ, एक भी नहीं बचा उसका जमीर वाला। जी जी, हम लोग लगभग एक ही बात बोल रहे हैं, बोलने का तरीका थोड़ा अलग जरूर है। बिल्कुल। तो जो स्थिति है हिंदुस्तान की सियासत में, इसीलिए मूल मुद्दे को कंसर्न नहीं किया जा रहा, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा। आदिवासियों पर 70 साल से ध्यान नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे साल में छत्तीसगढ़, आपको झारखंड, इन जगहों पर सबसे ज्यादा शासन तो भारतीय जनता पार्टी का ही था, अलग प्रदेश के रूप में। लेकिन उसके बावजूद यह क्यों पिछड़ा रह गया, इसका जवाब क्यों नहीं देते? आधी बात आप क्यों कह रहे हैं? रमन सिंह जी इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उधर रघुवर दास जी को जनता ने सत्ता से बाहर फेंका। ये लोग तो आदिवासी प्रदेश के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले लोग रहे, पार्टी रही, तो इसका जवाब, ये सवाल वो नहीं उठाते। आदिवासी तो पिछड़ा है। आज बिरसा मुंडा जी का भी जन्मदिन है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच भगवान बिरसा मुंडा है, लेकिन बिरसा मुंडा को आज क्या, किस रूप में और कहां लोग याद करें? आप ट्विटर को देखिए ना, आज गोडसे को फांसी दी गई, नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे आज हैशटैग में ट्रेंड कर रहा है, और कौन लोग ट्रेंड करा रहे हैं आप उसका जाकर के सारे प्रोफाइल में चेक कर लीजिए। सब के सब वही लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बातों को रोज आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाते वही लोग नाथूराम गोडसे कह रहे हैं कि नाथूराम मर गए, देश को बचा गए, इस तरह का कुछ नारा लगा रहे। अब बताइए, नाथूराम ने इस देश को बचाया, इस पर क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी? इस पर कोई क्यों नहीं बोलते? सारे लोग चुप हैं। जी जी। नारायण आप्टे की मूर्ति लग गई आज मेरठ में, और 10 सितंबर को लिख चुका था, वो ग्वालियर से बन के गई है। दो हत्यारे गांधी के, दूसरे नारायण आप्टे की मूर्ति आज मेरठ में लगी है, और मैं 10 सितंबर को देश को बता चुका था, ग्वालियर से मूर्ति बन के जा चुकी है। मेरी वॉल पर खबर है 10 सितंबर की, आज मैंने फिर दी है। तो ये देश नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लगा रहा है, दुर्भाग्य जी। और उस पर खामोशी है, मैं उस खामोशी को ज्यादा महत्वपूर्ण, खामोशी जो घटनाएं जो घटती है वो खामोशी है सत्ताधारी वर्ग की, जो दूसरे को देशद्रोही और तमाम तमगे लगाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन इन लोगों पर उनकी चुप्पी नहीं छूटी। तो ये खामोशी ज्यादा खतरनाक है, चाहे बीजेपी की खामोशी हो या चाहे कांग्रेस की हो या किसी और की हो। इस पर बोलना होगा हमें। कैसे आप्टे की मूर्ति लगेगी, कैसे नाथूराम गोडसे इस देश में पूजा जाएगा? अगर हम नहीं बोलेंगे तो गांधी के झूठे भक्त हैं। हम बेवजह गांधी का नाम लेते हैं। गांधी केवल स्वच्छता अभियान और चश्मे के लिए नहीं है, गांधी सत्य और अहिंसा के लिए है। उनके अगर हम सिद्धांत को ही खत्म कर देंगे तो उनका चश्मा हम लेकर क्या करेंगे? उनका जो चश्मे के पीछे जो चश्मा है, जो नजरिया है, उसको हम छोड़ देते हैं तो गांधी को याद करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये महत्वपूर्ण बातें हैं राजीव रंजन जी। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, और खासकर इतिहास की बातों को कहें तो कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और कैसे उसे पेश किया जा रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पुष्परंजन जी, जब रानी कमलापति की बात आ रही है, और अभी एक बात कही प्रेम कुमार जी ने कि एक आधा सच यहां सामने आया है, पूरा सच बताने की कोशिश, और प्रेम कुमार जी ने भी की कोशिश, और साथ में डॉक्टर राकेश पाठक भी पहले बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी इस पर गहराई से जाना चाहूंगा, क्योंकि आदिवासियों को, आदिवासी या जनजातीय गौरव सम्मेलन जो आज किया गया है, उस सम्मेलन में ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए सुने गए। अभी साथी हमारे कह भी रहे थे प्रेम कुमार जी कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 31-32% आदिवासियों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में है, 23% आदिवासियों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, जहां से गरज रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये दोनों क्षेत्र जहां पर, मतलब दोनों राज्य, एक जगह 15 साल लगातार रमन सिंह की सरकार रही, यानी बीजेपी की सरकार रही, और एक जगह 15 साल से ज्यादा यानी 4th टर्म में
एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज तो हो ही गई बीजेपी, और आज शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो बहुत सही बात कही इन्होंने, प्रेम कुमार जी ने, कि भाई अविभाजित मध्य प्रदेश को भी ले लें और मध्य प्रदेश को भी, खासकर अब छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें तो यहां आपने क्या कमाल कर दिया, क्योंकि आज मैक्सिमम समय तो आपकी ही सत्ता रही। 70 साल तो भूल जाइए, 70 साल में जो 2000 था, यानी कि 1 नवंबर 2000 को तो ये राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो ऐसे में आदिवासियों के उत्थान की बात आप जहां जाते हैं वहां 70 साल पीछे लेकर जाते हैं, और देश बेहाल था और पिछले 7 साल में देश जो है वो बहुत तरक्की कर गया है, ये कह करके ऐतिहासिक पहलुओं को दबाने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा तो पुष्परंजन जी होनी चाहिए ना कोई तो बताएगा आकर के, हम आप जैसे लोग। राजू जी देखिए, मैं भोपाल में जो साइट क्रिएट की गई मध्य प्रदेश सरकार की, वहाँ देख रहा था कि रानी कमलापति के बारे में क्या दिया गया है। वहाँ भी तमाम तथ्यों को छुपाने की चेष्टा की गई है। ये नहीं बताया गया कि 7 शादियाँ की थी राजा निजाम शाह ने और उनकी 7वीं पत्नी थी ये, उसका डिटेल नहीं दिया गया है। और बाकायदा उनकी मृत्यु के कारण भी उसके दाएं बाएं करने की चेष्टा की गई है। उस पर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि उस पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं। ये इन्होंने आज ट्वीट किया है, मोदी जी ने, जब जम्बूरी मैदान भोपाल में मेगा सम्मेलन करना था उन्हें और 2.5 लाख आदिवासियों को बुलाया था, तो उनके ट्वीट को मैं पढ़ देता हूँ। आज़ादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देशभक्त और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में फैसला लिया गया कि हर वर्ष देश 15 नवंबर को बिरसा मुंडा को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गौरव दिवस भोपाल में क्यों मना रहे हैं। आपको तो खूंटी में होना चाहिए था। बिरसा मुंडा वहाँ तो नहीं पैदा हुए थे जहाँ से आप गरज रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि आदिवासियों का कुछ भी नहीं हुआ पिछले 70 साल में। 70 साल के तो जिम्मा छोड़ दिए, 7 साल का ही लिए, क्योंकि वो तो भिखारियों ने आज़ादी ली थी, भीख मांग के आज़ादी ली गई थी। आप बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जिस आज़ादी को लेके, 70 साल की तो याद करना ही बेकार है। एक किताब लिखी थी जब कमिश्नर थे छोटा नागपुर के कुमार सुरेश सिंह, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। अब बड़ा आप मुस्लिम एंगल जो ढूंढ रहे थे रानी कमलापति में, तो उसे विस्तार से बताएंगे तो मुस्लिम एंगल उसमें बिल्कुल नहीं है। मतलब कि हिंदू मुस्लिम कम से कम नहीं है, हिंदू को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं रानी कमलापति। वो गौड़ समाज को जरूर रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन मुसलमान समाज को भी साथ साथ रिफ्लेक्ट करती हैं। उसी तरह से बिरसा मुंडा के प्रश्न पर जब ये आएंगे तो मैं उस किताब को उद्धृत करना चाहूँगा, जब कुमार सुरेश सिंह ने कुछ उसके अंश है जो समझने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि बिरसा मुंडा 1872 में पैदा हुए थे। ईसाई उनका पूरा परिवार, मतलब उनके पूर्वज, उनके पिता वगैरह भी ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे। उनके चाचा कानू पॉलिस और छोटा भाई ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका था। बिरसा मुंडा का बपतिस्मा हुआ था, उस किताब के हवाले से मैं कह रहा हूँ, और उनका नाम था दाऊद मुंडा। बाद में भूमि आंदोलन वहाँ शुरू हुआ और उनके पिता का नाम मसीह दास था। भूमि आंदोलन जब शुरू हुआ 1894 में, तो उनका मोह भंग हुआ धीरे धीरे। अपने ईसाई जो वहाँ पर पादरी वादरी और जो लोग उन्होंने समर्थन नहीं किया था, तो उन्होंने खुद एक अलग आंदोलन, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी, और बिरसाइत उसका नाम है। आप उस बनवासी इलाके में जाएंगे तो बिरसाइत आंदोलन, बिरसाइत का जो धर्म है जिसको बिरसा मुंडा ने आगे बढ़वाया और अपने 12 अनुयायियों के साथ आगे बढ़ाया उसको, सोमा मुंडा उनके प्रमुख शिष्य थे। और 1894 से 95 के बीच में खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा जिले में उन्हें भगवान घोषित किया गया था इसी वजह से। अब बिरसाइत का जो जिस तरह से उनका आचार व्यवहार है, धर्म जिस तरह से उन्होंने अपनाया हुआ है, वो कतई सनातन धर्म से नहीं मेल खाता है। आप कोई भी पूजा पाठ की उनकी विधि जो है या खान पान है, कहीं से नहीं मेल खाता है। तो वहाँ भी आप नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। और आज जिस आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, केंद्र में हमारे मित्र भी हैं और पुराने पहचान वाले हैं, अर्जुन मुंडा, उनको आप क्यों नहीं बुलाया? आप, वो तो मंत्री हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, उनको आप उस मंच पे नहीं बुला रहे हैं।
और बात कर रहे हैं कि आदिवासियों को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया पिछले 70 वर्षों से, तो हम उनके कल्याण की सारी बातें कर रहे हैं। एक और चीज़ है, 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा में आपात बैठक बुलाई गई और सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को पास किया गया था। सरना आदिवासी बहुत लंबे समय से, और चर्च भी उसका समर्थन कर रहा था, यहाँ तक कि वेटिकन से भी ये संदेश आया था कि इनके धर्म को मान्यता दी जाए। तो बाकायदा झारखंड विधानसभा में 11 नवंबर 2020 को पास हुआ और उसे केंद्र को भेजा गया कि आप स्वीकृत कीजिए इसे। आज तक क्यों लटका के रखा हुआ है आपने? आपको इतना आदिवासी प्रेम है तो आप केंद्र सरकार को तुरंत मंजूर करना चाहिए था उसे, आपने मंजूर नहीं किया वहाँ पर। और जिस विकास की आप बात करते हैं, वनवासियों के विकास की जो आप बात कर रहे हैं, उस विकास में कहीं भी राजीव जी फंड को देखिएगा 7,500 करोड़, और एक तरफ आदिवासी, देश भर में आदिवासियों की संख्या 10,42,81,000 है 2011 की जनगणना के हिसाब से। वो बढ़ा भी होगा, मगर क्या ये राशि काफ़ी है? और आपने किया क्या? आप केवल आदिवासी इलाकों में स्कूल खोलने के अलावा और थोड़े बहुत जो कॉस्मेटिक काम है उसके अलावा आपने कितने आदिवासियों को नौकरी दे दी पिछले 7 साल में? 70 साल की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, 7 साल का ब्यौरा ही केवल मोदी सरकार दे दे कि आपने क्या क्या किया है। यहीं पर इनके आदिवासियों के प्रति चिंता स्पष्ट हो जाएंगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने बताई और खासकर जो इतिहास के जो अलग अलग पहलू हैं उसको आपने बताया। अमलेंदु जी, थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से राजनीतिक पृष्ठभूमि में आए, हालांकि राजनीति और इतिहास दोनों साथ साथ चलते रहे हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं और ये जो समय है जिसका जिक्र हम लोग पहले अभी कर चुके हैं, प्रेम कुमार जी भी और राकेश पाठक जी भी इस बारे में बात कर चुके हैं, जो नामकरण और इस्लामोफोबिया की चर्चा हम कर रहे थे, थोड़ी सी चर्चा और बढ़ाना चाहूँगा कि अलग अलग ढंग से ये कोशिश हो रही है कि ये हम दर्शाएं कि जो बहुसंख्यक हिंदू है उसके हम मसीहा हैं, और यही यहाँ किसी भी एन केन प्रकार ने ये बताने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि भोपाल से भी इसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है? देखिए राजीव जी, असल में भोपाल से इसी चीज को ही एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि उनका उद्देश्य जो है वहां से वो आदिवासियों को साधना है भी नहीं। आप प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुन लीजिए, उनके मुंह से एक भी बार आदिवासी शब्द नहीं निकला है, तो जनजातीय वनवासी ही बोलते रहे। तो जिस प्रधानमंत्री को आदिवासी शब्द का उच्चारण करने में शर्म आती हो तो वो कैसे आदिवासी को साधने की बात कर सकता है? छत्तीसगढ़ जो आदिवासियों का सबसे बड़ा मतलब आबादी वाला प्रदेश है, वहां आपकी 15 साल सरकार रहती है, 15 साल में आप 15 दिन के लिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना पाते हैं, और आप बात कर रहे हैं 70 साल में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी जब जब आपकी सरकार बनी तब तब आपने आदिवासियों को कहां रखा है? तो अब आप इसमें भी जो है वो हिंदू मुस्लिम एंगल ही निकाल करके ला रहे हो। मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम एंगल जो है वो कहीं से भी इनको लाभ पहुंचाने वाला और मतलब यहां नहीं है। चुनाव तो मध्य प्रदेश में है नहीं, चुनाव तो इस समय उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, मणिपुर में है, गोवा में है। तो ये वहां से निशाना जो उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को जो है साधा जा रहा है, और ये वहां का इस समय कुछ है भी नहीं। अब जो ये बात है कि सर ये कितना जो है वो आदिवासियों के हितैषी है या क्या है, तो अभी जो आप याद हो अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, और इसमें था कि जो केंद्र सरकार का जनजातीय मंत्रालय है उसमें 20 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों के वनाधिकार के पट्टे के जो होते हैं उसके तहत जो दावे होते हैं वो खारिज कर दिए थे। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था इनको खाली कराया जाए। ये किसकी कमी थी? ये 70 सालों की तो कमी नहीं थी। वनाधिकार कानून तो बाद में आया, और उस वनाधिकार कानून के तहत ये आवेदन जो किए गए थे, जिनको कि मोदी जी की सरकार का जो जनजातीय मंत्रालय है उसने खारिज कर दिया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश आया। और उसमें जो थी वो छत्तीसगढ़ में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और झारखंड में भी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और केंद्र में भी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। तीनों सरकारों ने उसके लिए जो था कोई भी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में नहीं की थी, तब ये आदेश पारित हुआ। बाद में जब पूरे देश से आवाजें उठी तब से जाकर के फिर उस पर उठा वो हलफनामा और वो उसको रोकने के लिए सब किया गया। तो ये प्रधानमंत्री का
और प्रधानमंत्री की सरकार का पिछले 7 सालों का जो है वो प्रेम एक तरीके से। जहां तक जो आपने शुरुआत इस बात से की थी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो अब वोट बैंक नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो एक तो हमें यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी वोट बैंक दिलाने वाले नेता थे ही नहीं। वो जो गोविंदाचार्य ने कहा था कि मुख नहीं मुखौटा है, तो वास्तव में वो मुखौटा ही थे। अटल बिहारी वाजपेयी खुद कई चुनाव हारे, बलरामपुर से लेकर के और गुना तक, और जिनके नेता उनको साबित किया जा रहा है कि ब्राह्मणों के, गुना नहीं ग्वालियर, जी आगे जी, हाँ ग्वालियर, तो जिनको साबित किया है कि साहब वो ब्राह्मणों के नेता थे, तो ब्राह्मणों ने कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। यहां तक कि 1996 के चुनाव में भी ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को अटल जी के नाम पे वोट नहीं दिया। तो ये कहना कि अटल जी साहब वो ब्राह्मणों के नेता थे और अब उनको ब्राह्मण साबित किया जाए, तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अटल जी की वैसे भी कोई वो महत्ता नहीं रह गई है। तो चूंकि वो मुखौटा थे, मुखौटा रखने का चलन है कि जब तक मुखौटा थोड़ा देता है काम तब तक उसको रखा गया। तो अब मुखौटा जिसके ऊपर लगा हुआ था, यानी अडवाणी जी के ऊपर जो मुखौटा लगा हुआ था अटल जी का, तो वो अडवाणी जी ही किसी काम के नहीं है, तो अडवाणी जी के मुखौटा जो है अटल जी, उनकी भी आवश्यकता नहीं है, तो दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि अब मुख और मुखौटा दोनों नरेंद्र मोदी हैं, और ये सौभाग्य की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अटल बिहारी नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के मुख भी हैं और मुखौटा भी है, दोनों है इस समय। अब दूसरा जो है मुख और मुखौटा बनने का प्रयास योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से ठीक किया जाएगा, ये आने वाला समय जो है वो बताएगा। जो चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है उसमें बहुत सी चीजें जो है वो तय हो जाएंगी। तो ये जो वहां से उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कुल मिला के की जा रही है, मध्य प्रदेश से हबीबगंज पहुंच करके, कि ठीक है हबीबगंज का नाम बदल दो, आप किसी का भी नाम बदल सकते हैं। जैसा मैंने कल भी कहा था कि नाम बदलने तो लोग माहिर हैं। अब अमेरिका का नाम अमृतगढ़ कर दे तो कौन लोग लेगा, हम लोग लेंगे क्या? कोई नहीं रोक सकता है इनको। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका नाम बदलने से चूंकि काम कुछ किया नहीं है। आपने पहले सबसे पहले उस हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बेचा, प्राइवेटाइजेशन उसका किया, मैं कहूंगा बेचा। तो जो पीपीपी मॉडल जिसकी बात हो रही है, वो पीपीपी मॉडल तो सबसे ज्यादा खून आदिवासियों का ही चूस रहा है। प्रधानमंत्री के मित्रों की निगाहें जो हैं वो सबसे ज्यादा आदिवासी, जिनको संरक्षित किए हुए हैं भारत की प्राकृतिक संपदा को और खनिज संपदा को, जिसको बचा के रखे हुए हैं, उनको ही उजाड़ने के लिए प्रधानमंत्री के मित्रों की निगाहें सब कुछ हैं। और जो कोयले का निजीकरण किया गया है और तमाम जो खनिज पदार्थों के निजीकरण किए जा रहे हैं, तमाम जो पीएसयूज बेचे जा रहे हैं, वो सब किस लिए बेचे जा रहे हैं? वो सब आदिवासियों को उजाड़ने के लिए ही बेचे जा रहे हैं। और यह तय मान के चलिए कि प्रधानमंत्री का जिस समुदाय के ऊपर प्रेम जागृत हो जाता है, तो समझ लीजिए उसके विनाश की कुछ ना कुछ तैयारियां जो हैं हो चुकी हैं। अभी आने वाला समय बताएगा कि आदिवासियों के विनाश की क्या क्या तैयारियां जो मोदी सरकार कर चुकी है। जी राजीव जी, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, आखिर क्या कारण है कि इस वक्त अचानक, क्योंकि इससे पहले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल आती थी, लेकिन इस बार ये बिल्कुल तामझाम के साथ आयोजन अपने आप में कुछ कई सारे सवाल तो खड़े करता ही है कि आखिर ये आयोजन इस बार चुनाव से पहले, जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, झारखंड में चुनाव नहीं है, छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, और यहाँ ये आयोजन, इतना बड़ा आयोजन करना, ये क्या मायने रखता है? एक बात। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये मानकर चला जाए कि अब पूरा का पूरा जो एक चुनावी टेम्पो बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है? देखिए, अब ये दुनिया जो है ना, राज्यों की सीमा से, ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया हो चुकी है हमारे संचार के माध्यमों की वजह से। तो ये तो संभव नहीं है कि हबीबगंज स्टेशन पर कुछ हो और उसका प्रभाव देश के तमाम राज्यों तक न पहुंचे। तो लक्ष्य तो आदिवासी वोटों का संधान ही है। मैं क्रमशः एक दो चीजें स्पष्ट कर दूं, और एक नाम छूट गया राजीव जी हमारे शुरुआती पैकेज में भी, कैलाश सारंग का नाम भी हबीबगंज स्टेशन को बदलकर उनके नाम पर रखने की मांग हुई थी। उनके बेटे विश्वास सारंग अभी मंत्री हैं शिवराज सरकार में। उनके खेमे ने और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर खूब अभियान चलाया कि कैलाश सारंग के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा जाए।
तो जब अटल जी के नाम पर चर्चा नहीं हुई तो कैलाश सारंग के नाम पर कौन विचार करता? ये पूरी कवायद जो है, इसके थोड़ा हमें पीछे लौटना होगा कि जो पिछला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव था, छत्तीसगढ़ तो आदिवासी राज्य है और मध्य प्रदेश में भी आदिवासी बहुल जो सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी को वहां वो प्रतिशत नहीं मिला था। तब से लगातार लक्ष्य कर रही है बीजेपी, और तमाम और राज्य भी है जो आदिवासी वोट है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगा सीट भी होगी आदिवासियों वाली, भले ही वो अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिले घोषित कर दिए थे उत्तर प्रदेश के कुछ, जबकि वहां नाम मात्र को भी नक्सली नहीं है। तो ये जो कवायद थी नाम बदलने की, इसमें हिंदू सेंटीमेंट को उससे संतुष्ट करना था कि रानी कमलापति का नाम हिंदू नाम है। अब जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा कि वो निजाम शाह की सातवीं पत्नी, ये सब कोई नहीं जानना चाह रहा, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि उनका तंत्र इतना व्यापक है कि वे रस्सी को सांप बनाकर लटका देते हैं। एक बात, और आदिवासी वोटों के संधान के लिए देखिए गवर्नर गए हैं, वे गुजरात से लाकर बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको मालूम ही होगा, जब से गवर्नर आए हैं मंगू भाई, छगन भाई, रावण में मध्य प्रदेश के आदिवासी विकास संबंधी जितने विभाग हैं उन सब की मीटिंगें राज्यपाल महोदय खुद लेते हैं, मंत्री बैठते हैं, सारे विभाग बैठते हैं। जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, आप विश्वास कीजिए, जिस दिन शपथ ली थी सुबह 11 बजे उन्होंने एक बैठक ली थी राजभवन से निकलकर, वो सिर्फ आदिवासी विकास को लेकर थी। तो एक समानांतर प्रयास जो वास्तविक प्रशासन मुख्यमंत्री की अगुवाई में होता है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का राजभवन भी आदिवासी वोटों के लिए लगा हुआ है। जैसा कि अभी शायद अमलेंद्र जी ने कहा कि इनने और कुछ किया नहीं नाम बदलने के सिवा, तो सचमुच में भारतीय जनता पार्टी के पास नाम बदलने के सिवा और कोई काम पिछले 7 सालों में नहीं रहा। और नाम बदलने की अगर कवायद देखें तो आप विश्वास कीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम 8वीं शताब्दी भारत पर हमला करने आया और उसके बाद सदियों तक मुस्लिम और मुगल शासन रहे, लेकिन न मध्यकाल में, न उसके बाद के काल में मुगलों ने, या उससे पहले के सल्तनत काल में किसी ने रामपुर, सीतापुर, बनारस, अयोध्या, उज्जैन, मथुरा, किसी का नाम बदलने की कोशिश उन लोगों ने नहीं की। उन्होंने नए शहर बसाए। अकबर ने इलाहाबाद बसाया, गंगा के उस पार, इलाहाबाद नाम उसको दिया। तो जो काम मुगलों ने नहीं किया, मुस्लिम शासकों ने नहीं किया, वो अब ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि असल में हमने कोई रचनात्मक काम देश के सामने करके नहीं रखा है। ये जो हबीबगंज स्टेशन को बदलने की कवायद है, मैं निष्कर्ष रूप में एक वाक्य में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वो जो तथाकथित हिंदू राष्ट्र की कल्पना में डूबने उतराने वाला समुदाय है, जो वर्ग है, वो 80% हिंदू में से, जिसको संघ और बीजेपी समझते हैं, सब उसके हैं। जबकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि वो जो 33% या 37% जिनने वोट दिए होंगे, उसमें से भी बहुत सारे लोग इस अतिवाद के कारण छिटकते जा रहे हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी और संघ उसी लाइन पर चलते हैं कि हम किसी मुस्लिम नाम को हटाकर स्टेशन पर एक हिंदू नाम लगा देंगे तो हमारे वोट पक्के हो जाएंगे। जबकि वो जो प्रसन्न होने वाला हिंदू वोटर है, उसको ये याद रखना होगा, जैसा कि अमलेंदु ने अभी कहा, कि रेलवे स्टेशन बेचा गया था। वो कल के बाद जब हबीबगंज, क्षमा करें, कमलापति रेलवे स्टेशन पर जाएगा तो राजीव जी उसको हो सकता है 30 मिनट के अपनी कार की पार्किंग के लिए 500 रुपए देना पड़े। हो सकता है पार्किंग के बाद जब वो अंदर घुसे तो वो जो 5 या 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था वो 50 रुपए का या 100 रुपए का हो जाए। तब यही जो हिंदू धर्म की स्थापना और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में डूबने उतराने वाला हिंदू है, तब वो कल्पेगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बड़ी खुशी है कि हबीब नाम हटाकर कमलापति हो गया। तो ये भुगतना अभी देश को है, आगे चलकर ये प्रक्रिया अभी चलेगी। राजीव जी जी बिल्कुल, हबीब नाम हटाकर कमलापति, रानी कमलापति तो हो गया। तो दूसरी तरफ जहां भी आप हिंदू धर्म के पुजारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर इसी धर्म के साथ में जो कुछ हो रहा है उसी पर अगर कुछ किताब लिखी जाती है, कोई कुछ बात करता है तो उसके घर तोड़ फोड़ और आगजनी की जाती है। और यही आज सलमान खुर्शीद के घर की गई है, और सलमान खुर्शीद ने खुद ही
इस बात का जिक्र फेसबुक और ट्विटर पे किया है। प्रेम कुमार जी, हम लोग बहुत ही जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए इस्लामोफोबिया से लेकर हिंदुत्व तक, अब हिंदुत्व की मैं बात कर रहा हूं और इधर इस्लामोफोबिया की बात कर रहा हूं, लेकिन बीच में हिंदू है। ये हिंदू और हिंदुत्व की जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ जितनी भी चीजें अगर आप मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं या अग्रेसिवनेस दिखाते हैं या जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तभी आप हिंदू हैं और तभी हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं, ये बताने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पिछले दिनों लगातार हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में घिरे जा रहे हैं। थोड़ा इस बात को समझने समझाने की कोशिश कीजिए कि सलमान खुर्शीद आज भी, जब उन्होंने ये जो घटना उनके घर हुई है, नैनीताल में घटी है, उसके बाद से उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म तो बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने जो कहा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं कि मैंने अपनी किताब में कहा है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो हिंदू धर्म के नहीं हैं। जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो हिंदू धर्म के नहीं हैं। हिंदू धर्म खूबसूरत धर्म है और इसने देश को अच्छी संस्कृति दी है। मुझे इस पर गर्व है। ये हमला मुझ पर नहीं, हिंदू धर्म पर है। क्या कहेंगे? इनका जो ये बयान है अपने आप में पूर्ण बयान है, लेकिन यहीं से खेल शुरू भी होता है और यहीं से लड़ाई हिंदू और हिंदुत्व की होती है और यही कहा जाता है कि ये कांग्रेसी जो हैं ये हिंदू और हिंदुत्व की बात समझेंगे ही नहीं। देखिए राजीव जी, ये संभव है कि ऐसी बहस से कांग्रेस का नुकसान हो जाए, राजनीतिक नुकसान हो जाए, ये संभव है। लेकिन ऐसी बहस से बच करके देश का भला नहीं होने वाला है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व, इसको, ये जो बहस है, हिंदुत्व हम पर थोपा जा रहा है। हिंदू किसी पर नहीं थोपने का नाम है। एक ऐसी संस्कृति जिसको कोई नष्ट नहीं कर सका, वो हिंदू है। मैं इसके साथ साथ आपको जोड़ना भी चाह रहा हूं, आदिवासियों का जो परंपरागत धर्म है, सरना धर्म, वो भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। सरना भी जीवन पद्धति है, वैसे ही जैसे हिंदू जीवन पद्धति है। तो वे ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सरना भी है और हिंदू भी है, और दोनों परस्पर समृद्ध होते रहे, कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं रहे। आपको आश्चर्य होगा, एक फैक्चुअल बात बताता हूं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसमें 40 लाख से ज्यादा आदिवासियों ने अपना धर्म सरना बताया। आपको देश में 10 से 12 करोड़ के बीच में आदिवासी आबादी है, उस हिसाब से यह संख्या छोटी जरूर है, और छोटी होने के कारण भी है क्योंकि आदिवासी बहुत सारे क्रिश्चियन के रूप में भी जाने जाते हैं, आदिवासी हिंदू के रूप में भी जाने जाते हैं, हिंदू के रूप में अपना उल्लेख करते हैं। तो ऐसे में 40 लाख लोगों का सरना के प्रति अपना जो जुड़ाव बताना, ये बताता है कि वो भी कहीं ना कहीं सरना धर्म को के प्रति, उसको जगाने के प्रति जागरूक है। एक आंदोलन भी चल रहा है आदिवासी इलाकों में कि सरना धर्म को, वो जो जनगणना होगी उसमें 1 से लेकर 6 तक जो अलग अलग धर्म दिए जाते हैं, एक 7वां नंबर जो है सरना धर्म का भी हो। हालांकि सरकार नहीं मान रही है, लेकिन एक अलग चिंता है, लड़ाई है। हम उसके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते, लेकिन 40 लाख आबादी अगर कह रही है देश की कि हम सरना धर्म के हैं, तो हम उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करना चाहते? ये बात भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के बारे में हम सब जानते हैं कि कोई थोपा हुआ धर्म नहीं। हिंदुत्व जो है वो थोपा जा रहा है, कि हम पर थोपा जा रहा है कि श्री राम को आप मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम को आप आदर्श मानो, ये कहा जा रहा है। अरे अदालत में हम क्या रामायण की शपथ लेते हैं क्या? हम तो अदालत में गीता की शपथ लेते हैं। तो श्री कृष्ण को क्यों नहीं हम अपना आदर्श माने? राम को ही मानो, ये बोलने वाले आप होते कौन है? हम गुरु नानक को क्यों नहीं अपना आदर्श मानेंगे? गौतम बुद्ध को क्यों नहीं मानेंगे? महावीर को क्यों नहीं मानेंगे? वो भी तो इसी धरती के थे, महापुरुष थे। हमारे अपने अपने आदर्श हो सकते, आप होते कौन है बताने वाले कि श्री राम को ही मानो या किस अमुक को मानो? ये हिंदुत्व तो नहीं हो सकता, ये हिंदू नहीं हो सकता। हिंदुत्व तो है, हिंदुत्व तो यही है कि जबरदस्त डिक्टेशन कोई दे रहा है और वो कह रहा है कि यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व का डिक्टेशन हम लोगों ने देखा, सावरकर ने शुरू किया पितृभूमि और
पुण्य भूमि के नाम पर जो उन्होंने हिंदू को परिभाषित करने की कोशिश की, वही एक्सटेंशन आज भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है। एक समय आरएसएस लड़ रही थी उस सोच के साथ में, आरएसएस सावरकर के खिलाफ में था कि वो पुण्य भूमि पितृभूमि वाले मकसद में हेडगेवार के जमाने की मैं याद कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, लेकिन आज आरएसएस उसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि अब एक नए रूप में भी बात आ रही है, हिंदुत्व का मतलब हिंदू और मुस्लिम बोला जा रहा है, तो हिंदुत्व का मतलब हिंदू और मुसलमान तब जब मानो कि तुम्हारे पूर्वज राम थे, ये शर्त जोड़ दिया जा रहा है। तो ये लोग होते क्या, मैं लगातार बोल रहा हूं, हिंदुत्व को जिसको देखो वही हिंदुत्व और हिंदू को डिफाइन करने में लगा हुआ। अब हम तो देखा राहुल गांधी जी भी डिफाइन कर रहे थे, मैंने कई जगह सवाल उठाया कि मैं राहुल गांधी जी का डेफिनेशन मान लो हिंदुत्व का या हिंदू का, कि मोहन भागवत जी का मान लो, कि सावरकर का मान लो, किसका मान लो, अटल बिहारी वाजपेयी भी डिफाइन करके गए हिंदू को लेकर के। अरे हिंदू धर्म को डिफाइन करने वाले जो सही मायने में शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने तो कभी कोशिश ही नहीं की कि डिफाइन करे। और जो राजनीतिक पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग हिंदू धर्म को डिफाइन कर रहे हैं, हिंदुत्व नाम का एक नई सोच पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये जो छद्म मिथ और जो गलत किस्म की जो राजनीति जबरन मनाने वाली जो शुरू की गई है, डिक्टेट करने वाली, ये खतरनाक है और ये 80% हिंदुओं के खिलाफ है। ये मैं कहना चाहता हूं, मणिशंकर अय्यर जी जैसे लोगों को भी कहना चाहता हूं कि ये बोलना बंद कीजिए कि 80% की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कतई नहीं कर रही है। वो 80% का नुकसान कर रही है हिंदुत्व की बात करके और डिक्टेट करने वाले हिंदुत्व की बात करके। वो आदिवासियों के साथ नहीं है, सरना धर्म का आपको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासी विभाजित है, राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं है, तो इसका क्या इस रूप में फायदा उठाया जाएगा कि उनकी मांग को हम नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं आदिवासी को सरना धर्म को हमको मान्यता देना चाहिए? क्यों नहीं ये सवाल गैर आदिवासियों में भी बुलंद होनी चाहिए? गैर असली, मैं तो गैर आदिवासी हूं, लेकिन आज झारखंड की धरती से भी मेरा संबंध है, तो मैं मानता हूं कि एक समय में आदिवासी अंग्रेज भी को बोला करते थे, पहाड़ी बोला करते थे। वो जब नॉन आदिवासी जो लोग रहे, उन लोगों ने भी जब शोषक की भूमिका निभाई, उनको भी डीकू बोला करते थे। वो शोषण की परंपरा उन्होंने झेली है। आज जब आजाद हिंदुस्तान है तो उनके लिए आजादी के कुछ मायने होंगे कि नहीं, इस पर भी चिंता करने का विषय। और नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं, भाषण देते हैं हबीबगंज में, तो उनको इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आदिवासियों के बारे में चर्चा करते समय आधी अधूरी बात न करे, पूरी बात करे, सरना धर्म की भी बात करे, हिंदू धर्म की बात करे। या कुछ आदिवासी हिंदू है तो कुछ आदिवासी सरना में है, तो कुछ आदिवासी ईसाई में है। जब हम ईसाई आदिवासी को मानते हैं, हिंदू आदिवासी को मानते हैं, तो सरना आदिवासी को क्यों नहीं मानेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व की जो बात चल रही है, पुष्परंजन जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी तक एक जो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ती आई है, वो मुद्दा बीजेपी को बना बनाया यहां मिल गया है? सलमान खुर्शीद की किताब से लेकर के राशिद अल्वी के बयान से और राहुल गांधी का जो एंडोर्समेंट है, और खासकर उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं को वर्धा में जो उनके कार्यकर्ता थे जिनको उन्होंने ऑनलाइन अपना वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था, उससे एक पूरा का पूरा एक जो कहें तो थीम, चुनावी थीम, वो भाजपा को कांग्रेस ने दे दिया है। लेकिन जब सवाल करूं, जो सवाल का जवाब दें आप, उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार राहुल गांधी ने जो कहा था उसको एक बार सुन लेते हैं। बहुत सारी बातें तो हो रही हैं, प्रेम कुमार जी भी बता रहे थे, तो यहाँ राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं हिंदुत्व पे, उसको सुन लेते हैं। हालांकि चर्चा में हम लोग बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आखिर ये एक बना बनाया मुद्दा क्यों दे दिया गया है और क्या आने वाले समय में इसका बेनिफिट देश को मिलने वाला है, इसका फायदा देश को होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसा प्रेम कुमार जी ने शुरुआती अपने उसमें कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में होता है, तो ये, लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनते हैं। हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा।
और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपगेशन 2014 से पहले विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत। और ये जो हमारी विचारधारा है ये पुरानी है। इसमें मैं मानता हूं कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका ये प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। पुष्परंजन जी, आप सुन रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व ये जो दो शब्द हैं, इसके जो एक कहें तो बहुत ही बड़ा आयाम और बड़े इसके मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन देश की आम जनता को इससे कुछ लेना देना है। देश की आम जनता जो है वो इसको जिस प्रकार राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता समझ पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है पुष्परंजन जी, और यहीं पर क्या कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है? नहीं राजीव जी, कांग्रेस अपने टारगेट पे है। मुझे जो लगता है 2000 के आसपास एक शब्दावली वेस्ट में खूब चली थी, यूएस से शुरू हुई और यूरोप में खूब बहस उस पर, क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ भी भारत के संदर्भ में देखा जाए तो क्लैशेज ऑफ आइडियोलॉजी शुरू हुआ है। यहाँ भी विचार का संघर्ष, विचारों का जो संघर्ष है, और खासकर ये पिछले 6-7 साल के भीतर विचारों का संघर्ष शुरू हुआ है। राहुल गांधी जो कह रहे थे, मैं उसे ध्यान से सुन भी रहा था। दिक्कत कहाँ है कि ये लोग जब विचारों के संघर्ष की बात करते हैं, थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, हिंदू धर्म की जो व्याख्या करते हैं, लेकिन जब उसे जमीन पे उतारने, चुनावी जमीन पे उतारने की चेष्टा जब होती है, तब वो संघर्ष जो है वोट की उसमें आईने में देखा जाना शुरू हो जाता है। अभी जो सलमान खुर्शीद ने जो किताब उन्होंने लिखी, मैं उनके कई ड्रामे भी देख चुका हूँ। बड़ा अच्छा मंच के भी बहुत अच्छे मास्टर हैं वो, खासकर मंडी हाउस में 2-4 उनके मैं देख चुका हूँ। ओथेलो वगैरह बड़ा अच्छा किरदार निभाते हैं। लेखक भी अच्छे हैं अपने टाइम में। उन्होंने जब किताब का जब विमोचन हुआ, उसमें दिग्विजय सिंह भी थे और ये जो दूसरे उनके अर्थ मंत्री कांग्रेस के टाइम में थे वो भी थे वहाँ पर। यानी 2 टॉप लीडर के साथ ये विमोचन पुस्तक का होता है, और उसकी जानकारी निश्चित रूप से राहुल गांधी को होगी। इस पुस्तक के टाइमिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसी तरह से जिस तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जिन्ना वाला इशू उठाया था, ठीक उसी तरह से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की दृष्टि से कहा जाए तो सलमान खुर्शीद की किताब जो है
नहीं तो आप पूरे उस किताब का एक सारांश, एक सिनॉप्सिस लोगों को दे सकते थे और बता सकते थे यह है क्या। उस कोर्ट के लेके ठीक उसी तरह से चलाया गया जिस तरह से उसका व्यापक असर पड़े वोट बैंक पर, ये उसकी दृष्टि में है। आज भी जो घटना हुई है, जो नैनीताल के पास की जो घटना हुई है, वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको फ्लेयर करने की चेष्टा हुई है। हालांकि उससे फ़ायदा, चूँकि उत्तराखंड में चुनाव वहाँ भी है और बजरंग दल ने उसमें काफ़ी उसमें आगजनी और गोली वोली चलाने में उनके लोगों का हाथ रहा है, तो ठीक है, वो दूसरा पक्ष भी उसका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन कांग्रेस को फ़ायदा उससे नहीं मिलेगा, ये भी मानने वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस अग्निकांड का भी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद उसको भुनाना चाहेंगे। और उस किताब पे अभी तक कांग्रेस लीडरशिप ने स्पष्टीकरण, खासकर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ने अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा है कि हम क्या सोचते हैं उस पुस्तक के बारे में। दूसरा, अभी जिस तरह से अभी अमलेंदु जी का मैं सुन रहा था, तो उनको वो कह रहे थे कि वनवासी बोलते हैं लेकिन आदिवासी नहीं बोलते हैं लोग। ये तो संघ की शब्दावली है, इनकी टर्मोलॉजी है, ये कभी आदिवासी बोल ही नहीं सकते हैं, ये तो वनवासी ही बोलेंगे बराबर। आप नॉर्थ ईस्ट से लेके और झारखंड और आंध्र तक चले जाइए, ये वही उनकी शब्दावली में है। और दूसरा, अभी आरएसएस ने एक तरह से उनका जो अनुषंगी विंग है, उसने एक बाकायदा रिपोर्ट सौंपी है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो है आरएसएस का जो वनवासी विंग है, उसने वनवासी वोट बैंक को साधने के लिए एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट सबमिट की है और पीएम और पार्टी को सबको एक्टिवेट करने की बात कही गई कि आप इस इलाके में एक्टिवेट नहीं होते हैं तो आपका वोट बैंक फिर 2024 भी आपके हाथ से निकलने वाला है। प्लस जो चुनाव हैं, क्योंकि एमपी के जो सीमाएं हैं 5 राज्यों, उत्तर पूर्व में यूपी है आपका, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है आपका। तो ये उस रणनीति को भी उस रिपोर्ट में बताने की चेष्टा की गई है कि आप इस रणनीति को समझें और उसमें आगे बढ़ने की चेष्टा करें। उसमें यहाँ तक मतलब पूरा ग्राफिक दिया गया है, रिपोर्ट का कुछ हिस्सा कुछ हमारे मित्रों ने भेजा भी था, उसे मैं देख रहा था सुबह आज। तो उसमें उस ग्राफिक में बताया जा रहा था कि 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए जो आरक्षित थी छत्तीसगढ़ में, तो 11 उसमें बस्तर संभाग सबसे ज़्यादा एक्टिव संभाग रहा है। वहाँ 2018 में खाता भी नहीं खुला था बीजेपी का, उस ग्राफिक में ये बताया गया था। मध्य प्रदेश का लिया गया जहाँ 230 में से 43 आरक्षित सीटें हैं। 2008 में 29 सीटें बीजेपी जीत के आई थी और 2018 में 16 घट के आ गई थी। तो भाजपा को उस वजह से भी नीचे जाना पड़ा, उनकी सत्ता छिन गई थी। उसके बाद झारखंड की बात उस ग्राफिक में समझाया गया है कि 81 में से 28 आरक्षित सीटें जो थी, 2014 में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी और 2019 में मात्र 2 सीटें। तो इस ग्राफिक के आधार पे और सारा पूरे प्लान तरीके से वो रिपोर्ट भेजी गई है कि आप समझो इसे, और इस पे आप जरा भी हिल जाएंगे तो गया आपका 2024 भी गया और आने वाला चुनाव भी गया। जी राजू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन बहुत सारी बातें हैं। अमलेंदु जी, फटाफट एक सवाल आपसे करूंगा। हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी दो फाड़ की बात कर रहे हैं, और खासकर जो राहुल गांधी को अभी सुन भी रहे थे, आप सब सुन रहे थे, जिस चीज को समझाने बताने की कोशिश यहाँ कांग्रेस कर रही है, और एक बना बनाया, जो कई लोग मान रहे हैं, ये मेरा सेंटेंस नहीं है, लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस ने बना बनाया एक मुद्दा दे दिया है, और जिस मुद्दे की तलाश में बीजेपी थी और वो मुद्दा बीजेपी के हाथ में है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे पुष्परंजन जी भी कह रहे हैं कि इसका फायदा भी, रिफ्लेक्शन जो है, इसका फायदा कांग्रेस को भी हो सकता है। एक बड़ा तबका है जो कांग्रेस के तरफ आ सकता है। लेकिन ये जो हिंदू और हिंदुत्व की जो बात, अभी तक हिंदुत्व की तुलना और इस ढंग से अलग अलग करके ऐसी बातें नहीं होती थी। लेकिन इस 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले एक बहुत ही गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण और जो एक
कहें तो ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएट, अगर मतलब दोनों में डिफरेंस देखा जा सकता है, लेकिन आम जनता के लिए एक छोटी सी बात है हिंदुत्व को, और उसके इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, जिसमें यह भी लग रहा है कि कांग्रेस जो है बहुत दूर तक फेंका जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है? ऑलरेडी 15 दिन हो गए हैं ये हिंदुत्व को लेकर के जो बातें चल रही हैं, इसके बाद क्या रिफ्लेक्शन, क्या रिएक्शन आ रहा है? तो मुझे लगता है कि अगर ये कांग्रेस की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और एक लंबी दूरी की सोच बना के कांग्रेस चल रही है, और उसका मकसद जो है हिंदुओं को एजुकेट करना है और ये समझाना है कि इनका जो है हिंदुत्व वो फर्जी हिंदू है, ये असली हिंदू नहीं है, ये हिंदुवादी है, ये हिंदुत्व है और इसका हिंदू धर्म से कोई लेना नहीं है। अगर ये एजुकेट करना है तो ये बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है शायद कांग्रेस के अगर मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी कल बोले हैं, और उससे पहले सलमान खुर्शीद की किताब आती है, हालांकि सलमान खुर्शीद की बहुत सी बातों से बिल्कुल सहमत। सलमान खुर्शीद जो है, इनको अगर हिंदुत्व वालों को हिंदू धर्म का एक तरीके से ठेकेदार साबित करने की अगर कोशिश करते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार हो रहे हैं, तो आप फिर बोको हराम IAS को भी आप जो इस्लाम का ठेकेदार साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप कहें कि दे आर सिमिलर। तो जिस तरीके से बोको हराम और IS जो इस्लाम के प्रवक्ता नहीं है, उसी तरीके से RSS और हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म का प्रवक्ता नहीं है। तो ये बड़ी एक साफ सी चीज है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि अगर कांग्रेस इस नीति पे चल रही है कि उसको हिंदुओं को ये करना है, बताना है कि भाई ये हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ठीक है, एक लंबी दूरी का आप उससे, लेकिन उससे पहले अगर आप हिंदुओं को समझाने जा रहे हैं, उससे पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाते। आपका कार्यकर्ता इस विषय पे कितना जो है वो उसका दिमाग स्पष्ट है, ये सोचने वाली बात है। अभी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी लंबी मैराथन जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर लगाए। पहले 100 कार्यकर्ताओं को ले जाकर छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित कराया और उसके बाद वहां से आकर वो प्रशिक्षित होकर के आए, उन्होंने यहाँ जिले को प्रशिक्षित किया। तो आपने जिन लोगों को प्रशिक्षित किया था, क्या ये समझ चुके हैं इस चीज को कि हिंदू क्या है? अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को समझा चुके हैं तो ठीक है, आप समझाइए जनता को भी। दूसरी बात यह है कि अभी ये समय जो है, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव, देखिए अगर ये कहा जाए कि चुनाव के लिए किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जो नहीं है शायद चुनाव के लिए, तो अगर चुनाव के लिए किया जा रहा है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को जो कोई फायदा पहुंचाने जा रहा है, क्योंकि आप इतने कम समय में आप जनता को ये एजुकेट नहीं कर पाएंगे किसी तरीके से, क्योंकि ना आपके पास वो संसाधन है, ना आपके पास मीडिया है, ना आपके पास ह्यूमर स्प्रेडिंग सेल है। RSS के पास सारी चीजें हैं, उसका पूरा एक तंत्र है जो रोज सुबह से लेकर शाम तक जो है फर्जी व्हाट्सएप मैसेज फैलाता है, फर्जी सूचनाएं फैलाता है, पूरा उसके पास तंत्र है, मीडिया पूरा उसके साथ है। उसके कार्यकर्ता कुछ सुनते नहीं है, एक चीज चल लेती है, पूरा देश जो है उनका कार्यकर्ता जो है वो एक ही सुर में बोलता है। तो आपने अपने कार्यकर्ताओं को क्या इस तरीके से प्रशिक्षित कर लिया? मुझे लगता है कि किसी ने भी इस प्रशिक्षित नहीं किया है। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ता भी जो है, जो सबसे ज्यादा प्रशिक्षित कहकर समझे जाते थे, वो भी जो है मसले पर उस तरीके से प्रशिक्षित नहीं रह गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये लंबी लड़ाई जो है उसको आप अगर शॉर्ट टर्म में जीतना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल है, और अगर लंबी लड़ाई लेकर क्या चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी। तो इसमें टिकना होगा। ऐसा नहीं होगा कि सलमान खुर्शीद एक किताब लिख दें और उसमें 2.5 वाक्य जो है वो लिख दें उसको लेकर के, और फिर उसके बाद जो आप एक दिन राहुल गांधी भाषण देने और उसके बाद कांग्रेस गायब हो जाए। अगर आपने इस पर तैयारी कर ली है तो आपको जाना होगा और ये बात समझानी होगी कि नर्मदा में कुंभ जो है वो हिंदू धर्म का नहीं है। नर्मदा में कोई कुंभ नहीं लगता है, राज्य में कोई कुंभ नहीं लगता है, हिंदू धर्म में कहीं राज्य में कुंभ की अवधारणा नहीं है। तो ये समझाना पड़ेगा कि ये फर्जी कुंभ जो लगाए जा रहे हैं, तो फर्जी शंकराचार्य पैदा किए जा रहे हैं, ये नहीं है हिंदू धर्म के। तो फिर इसमें लंबी बहस हुई। फिर सवाल यही है कि राहुल गांधी की लड़ाई या कांग्रेस की लड़ाई हिंदू धर्म को लेकर के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हिंदू धर्म को लेकर के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व शुद्ध पॉलिटिकल है, भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल कर रही है, बात स्पष्ट है। तो आपकी जब पॉलिटिकल लड़ाई है तो आप हिंदुत्व के लफड़े में मत पड़िए कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। आप सिर्फ ये बताइए कि ये फर्जी हिंदू है, इनका हिंदुत्व हिंदू नहीं है। हिंदू क्या है क्या नहीं छोड़ दीजिए, इनका हिंदुत्व फर्जी है, इसको बताना जरूरी है। क्योंकि चूंकि मिलते हुए नाम इस्तेमाल करते हैं आप, ये इनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं RSS के, वो जो तय किए जाते हैं वो ऐसे समय तय किए जाते हैं जिस समय हिंदुओं का कोई ना कोई बड़ा पर्व या त्योहार जो होता है और उस समय कोई बड़ा एकजुटान होने को होता है।
उसी समय उसके आसपास जो है इनके जो है वो कार्यक्रम लग जाएंगे। तो वहां जो स्वतः आता है हिंदू श्रद्धालु उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, तो वहां दिखा दिया जाता है कि चूंकि भगवा झंडा लगा कि देखो संघ का इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो ये चीजें समझाने की आवश्यकता जो है वो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक तौर पे है, धार्मिक तौर पर नहीं। धार्मिक तौर पर समझाएंगे वो हिंदू धर्म के धर्माचार्य समझा लेंगे, वो उनका मसला है। जिनको खतरा है, शंकराचार्य को खतरा है आरएसएस के हिंदुत्व से, राहुल गांधी को खतरा नहीं है। खतरा शंकराचार्य को है आरएसएस के फर्जी हिंदुत्व से। तो शंकराचार्य आए आगे निकल करके, उनका काम है कि बचाएं हिंदू धर्म को आकर के ये फर्जी हिंदुत्ववादी जो हिंदू धर्म को जैसे ले रहे हैं, बदनाम किए रहे हैं हिंदू धर्म को। तो राहुल गांधी का जो काम है अपने कार्यकर्ताओं को पॉलिटिकली मोटिवेट करना, पॉलिटिकली ट्रेंड करना, उसके लिए काम करें। मुझे लगता है कि वो गांधी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और जो फर्जी हिंदुत्व है बस उसको बताएं कि भाई इनका फर्जी हिंदुत्व क्या, ये हिंदू नहीं है। मुझको ऐसा लगता है। बाकी राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के 137 साल लगभग पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, कल को फिर बन जाएंगे, तो हम उनको क्या ज्ञान दे सकते हैं? इतने ज्ञानी उनके आसपास तमाम लोग हैं, सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं, किताबें लिख लेते हैं। तो हमने तो आज तक कोई किताब इतनी मोटी नहीं लिखी, कुछ पैम्पलेट लिखे हैं 10-20 पन्ने के। तो इतनी मोटी किताबें लिखने वाले वहां लोग हैं, इतने विद्वान सब लोग हैं। तो दिक्कत विद्वानों के साथ यही होती है राजीव जी, कि विद्वान जो होता है उसमें जनता से बहुत कट्टा हुआ होता है। और संघ परिवार इसीलिए कामयाब है क्योंकि वो अपने विद्वानों की भर्ती नहीं करता, वो मूर्खों की भर्ती करता है। अब वो जनता के बीच जाके वो फैल जाते हैं। विद्वान हमारा जो विद्वता झाड़ता रहता है, ऐसी किताबों का विवाद खड़ा करता रहता है, वो आरएसएस को फायदा पहुंचाता रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि विद्वानों का समय जो है वो थोड़ा घर के अंदर थोड़ा ध्यान दें, जनता के बीच जाएं, जो जनता के बीच नहीं जाते हैं। सलमान खुर्शीद जो हैं अपने चुनाव क्षेत्र से खुद चौथे नंबर पर रहते हैं। आप अगर इतने बड़े नेता और इतने बड़े विद्वान है तो आप फरखावात के लोगों को प्रशिक्षित कर लेते। चौथे नंबर पर आप क्यों रहते हैं कई बार से? तो मुझे लगता है कि जमीन पर काम करने की आवश्यकता बजाय इसके कि आप किताबें लिखें। जितना किताबें लिखने से संभव बात किया सलमान खुर्शीद ने अगर इतना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर ध्यान दिया होता तो एक एमपी जो फरखाबाद से कांग्रेस को मिल जाता राजीव जी। जी जी अमलेंदु जी, बहुत सारी बातें हुई, समय भी खत्म हो चुका है, लेकिन चलते चलते एक क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपसे। हिंदू बनाम हिंदुत्व और उधर जिन्ना भी सामने है ही। एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से हिंदुत्व हिंदू की बात आ गई, अखिलेश यादव की तरफ से जिन्ना आ गए, और ये लेकिन दूसरी तरफ देखें तो क्या हिंदू बनाम हिंदुत्व जो है वो कांग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या बीजेपी को तात्कालिक लाभ पहुंचाने की कोशिश है? ये कांग्रेस नहीं कहीं और से भी, क्या देखते हैं इसको? देखिए राजीव जी, बहुत अमलेंदु जी ने विस्तार से सारी बातें साफ कर दी हैं। मैं एकदम बॉटम लाइन पुष्परंजन जी की बात से आगे बढ़ाऊंगा कि मूलतः ये विचारधाराओं का संघर्ष है, और ये संघर्ष 10 साल पहले शुरू करना था कांग्रेस को, देरी से सही। राजनीतिक लक्ष्यों के नुकसान की कीमत पर भी अगर कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी जो पार्टी अगर वो ये लड़ाई लड़ रही है तो अंत में एंड ऑफ द ये वास्तव में भारत के समाज, भारतीयता, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की ही लड़ाई साबित होगी। हो सकता है उत्तर प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस की वही दुर्गति हो जो पिछली बार हुई थी, लेकिन इस वक्त किसी ना किसी को इस तथाकथित फर्जी हिंदुत्व ध्वजाधारी पार्टी से और उस विचार से लड़ने के लिए आगे आना ही होगा। और इस समय देखा जाए तो राहुल गांधी अकेला आइकॉन है जो नफरत की विचारधारा खिलाफ ताल ठोक कर डटे हुए हैं। इसलिए इस बहुसंख्यक हिंदू समाज को भी अंत में यह समझना होगा। मैंने एक दिन शायद आपके ही साथ परिचर्चा में या किसी और चैनल पर कहा था कि सलमान खुर्शीद की वो 1.5 या 2.5 लाइन 10 या 20 साल पहले लिख दी गई है। असल में उनने चेताने के लिए लिख दी। आप पूरी किताब राजेश बादल जी ने पढ़ी है, वो बड़े विस्तार से बता रहे थे कि भाई वो तो हिंदू कट्टरपंथ और मुस्लिम कट्टरपंथ दोनों के खिलाफ है किताब, उसमें लंबा विस्तार दोनों की कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ ही है। लेकिन जैसा कि कहा कि संघ और भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो 2.5 लाइन को लेकर आधी रोटी पर ताल लेकर उड़ गया और कांग्रेस के पास उसे जवाब देने का तंत्र नहीं। शायद 10-20 साल बाद अगर आज ये हिंदू कट्टरपंथ इस फर्जी हिंदुत्व को नहीं रोका गया तो कौन जानता है कि हम सीरिया अफगानिस्तान बन जाएं। मेरा ये कहना भी फिलहाल जल्दी ही होगी, लेकिन
कोई तालिबान, कोई ISIS, कोई बोको हरम एक दिन, 2 दिन, 1 साल में नहीं बनता। वो इसी प्रक्रिया से बनता है जो प्रक्रिया भारत में इस वक्त चल रही है। फांसीवाद का विकास क्रम यही है जो भारत में चल रहा है। आदर्श रूप में किसी को देखना हो तो भारत को आकर देखे कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज गलत बात के खिलाफ बोलना बंद कर चुका है। वो हर घटना को, हर चीज को सिर्फ धार्मिक विद्वेष की दृष्टि से देखता है, और यही वहां पहुंचता है ये रास्ता जहां कल का तालिबान बनता है या ISIS बनता है या बोको हरम बनता है। हम नहीं कह रहे भारत बन जाएगा, न बने इसके लिए किसी न किसी को लड़ना होगा। अगर वो राहुल गांधी हो, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, वो राजीव रंजन श्रीवास्तव हो, अमलेंदु जी हो, कोई हो हमारे आप में से, हर उस लड़ने वाले को इस वक्त सलाम करने की जरूरत है जो इस कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आने वाला जो वक्त है वो बताएगा कि आखिर क्या। और एक पुराना जो इतिहास है, और खासकर अगर 1930-35 और खासकर उसके बाद जो कुछ हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे हुआ, दूसरा विश्व युद्ध कैसे हुआ, ये भी सबने देखा है। तो क्या हम एक दूसरे रास्ते पे चल दिए हैं, दूसरा रास्ता जो है अख्तियार कर लिया है हमारे देश ने, ये समझने की ज़रूरत है। और यहाँ जो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई जो चल रही है उसमें कौन किसके साथ है, ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं और समझने की जरूरत है। समझकर आगे बढ़िए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार जी, बहुत धन्यवाद पुष्परंजन जी, और बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी। आप लोग एक लंबी चर्चा में आप लोग बने रहे, अपने अपने बातों से, विचारों से अवगत कराया आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप चारों का, और शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो लगातार बने रहे हमारे साथ, कमेंट लिखते रहे। आप लोगों का कमेंट लंबे समय से चला आ रहा है, मैं देख रहा हूं, आ रहा हूं। लेकिन आज एक गंभीर चर्चा हो रही थी, और इस चर्चा में इतनी सारी बातें जो हैं वो मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश तक, और उत्तर प्रदेश से अगर आगे बढ़े तो उत्तराखंड तक, नैनीताल में जहां सलमान खुर्शीद के घर में आग लगाई गई, गोलियां चली, ऐसी खबर आ रही है। सलमान खुर्शीद ने खुद फेसबुक और ट्विटर के जरिए ये खबर दी है। और उसके साथ उसके आगे अगर देखें तो हिंदू और हिंदुत्व, जिन्ना, ये तमाम बातें यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन बातों को अगर न करें, इन बातों पर विश्लेषण न हो, तो फिर कल को जाने क्या हो, क्या किस ढंग से पहुंचाई जाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और तमाम जो सोशल मीडिया के जो दूसरे पक्ष हैं उन सबको आप जानते ही हैं। तो खैर, आज आप लोगों के कमेंट दोस्तों मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन कल वादा करता हूं कल शाम को आऊंगा, और कल आप लोगों के साथ इत्मीनान से बातें भी होंगी, चर्चा भी होंगी, बहुत सारी खबरों के साथ में। आज हमें दीजिए इजाजत, और कल शाम आपका इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।